झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। पीएम मोदी समेत केंद्रीय चुनाव समिति के सभी सदस्य झारखंड ग्रुप के नेता होंगे शामिल। असली एनसीपी किसकी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पिछले सुनवाई में बेंच बिना मामले सुने उठी और शरद गुट की मांग विधानसभा चुनाव से पहले फैसले सुनाए। कोलकाता रेप मर्डर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज है और डॉक्टरों का भूख हड़ताल का 10वां दिन। टीएमसी सांसद का तंज, ये अस्पताल में भर्ती होने का अनशन। 16 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर सीएम की शपथ लेंगे उमर अब्दुल्ला और एलजी ने सरकार बनाने का न्योता दिया। प्रदेश से 6 साल बाद राष्ट्रपति शासन हटा। मणिपुर हिंसा के बाद कुकी मैतेई पहली बार करेंगे बैठक। दोनों समुदाय के नेता विधायक दिल्ली में मिलेंगे, इसी के साथ ही शांति का समाधान निकालेंगे। मानसून की विदाई के बीच देश में बारिश का असर। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में बारिश की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से और ये बड़ी खबर है राजधानी दिल्ली से, जहां पर भारत ने कनाडा के 6 राजनयिक निष्कासित और इसी के साथ ही अपने उच्चायुक्त को भी वापस बुलाया है। तो दिल्ली से इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। भारत ने वापस बुलाया है उच्चायुक्त को और निज्जर हत्याकांड में आरोपों पर कड़ा रुख भी देखा जा रहा है और संकीर्ण सियासी लाभ के लिए भारत को बदनाम कर रहे हैं ट्रूडो। इसी के साथ ही साथ ये गंभीर आरोप देखे जा रहे हैं। संकीर्ण सियासी लाभ का एक देखा जा रहा है, हवाला दिया गया है और भारत ने कनाडा के 6 राजनयिक को वापस बुलाया है और अपने उच्चायुक्त को भी वापस बुलाया है। संकीर्ण सियासी लाभ के लिए भारत को बदनाम कर रहे हैं ट्रूडो और इसी के साथ ही साथ ये गंभीर आरोप देखे जा रहे हैं। निज्जर हत्याकांड से जुड़ा ये मामला है। निज्जर हत्याकांड में आरोपों पर कड़ा रुख भी देखा जा रहा है। इसी के साथ ही साथ राजनयिक को भी वापस बुलाया गया है, उच्चायुक्त को भी वापस बुलाया गया है। कहा जा रहा है कि भारत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो ये कड़ा रुख देखा जा रहा है और संकीर्ण सियासी लाभ के लिए भारत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ ही साथ अपने उच्चायुक्त को भी वापस बुला लिया गया है। दिल्ली से ये खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। निज्जर हत्याकांड से जुड़ा ये मामला है, आरोपों पर कड़ा रुख भी देखा जा रहा है। और सीधा चलते हैं उत्तराखंड के देहरादून, जहां पर कई विभागों के जो अधिकारी हैं उनको नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी दिखा देते हैं आपको एक बार। हमारे आध्यात्मिक गुरु और उत्तराखंड सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री आदरणीय सतपाल महाराज जी और उससे पहले आप सब लोगों ने प्रेमचंद अग्रवाल जी का संबोधन सुना। उन्होंने भी बहुत सारी प्रेरणा किस प्रकार से हम सबको काम करना है बताया। मंच पर आसीन इनको भी बोलना, लेकिन हम सब अच्छा होता इनको भी सुनते और रेखा को भी सुनते, सौरभ जी को भी सुनते, लेकिन समय की बाध्यता के कारण हम इनको सुन नहीं पाए। आदरणीय गणेश जोशी जी, रेखा जी, सौरभ जी और इस कार्यक्रम के संयोजक, आज मैं बहुत सारे कार्यक्रमों में इसमें सम्मिलित हो गया हूं। मुझे लगता है कि सैकड़ों कार्यक्रम हो गए और उन सैकड़ों कार्यक्रमों में आज का कार्यक्रम मुझे बहुत ही ज्यादा भव्यता और बहुत ही ग्रेसफुल उसका संयोजन करने वाले हमारे अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन जी और कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, सभी प्रमुख सचिव श्री सुधांशु जी, श्री फनेश जी और हमारे डीजीपी साहब और सभी उपस्थित हमारे सभी अधिकारीगण, सभी सचिवगण, विभिन्न विभागों से आए हुए सभी अधिकारीगण और आज जिनके लिए ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है, जिनके प्रोत्साहन के लिए और जिनको आज
अपने जीवन की एक नई शुरुआत की ओर आगे बढ़ना है, ऐसे मेरे सभी नवनियुक्त प्रांतीय सिविल सेवा अधिकारी, मैं आप सबको आज के इस अवसर पर बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो आज पहली बार इस, ये ऊपर लिखा है मुख्य सेवक सदन, इस मुख्य सेवक सदन में पहली बार आए होंगे। ऐसे कितने लोग हैं? काफी बड़ी संख्या है, 80% से ज्यादा है। तो जो पहली बार आए हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं, और जो इससे पहले आए हैं उन सभी का मैं हृदय से यहां उपस्थित होने के लिए, इस कार्यक्रम में आज सम्मिलित होने के लिए आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और मैं आज के इस बहुत ही विशिष्ट कार्यक्रम के अवसर पर आप सबके माता पिता, आप सबके अभिभावक, आप सबके गुरुजन, जिन्होंने आप सबको यहां तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, उनके आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से आप आज इस परीक्षा में सफल हुए हैं। और अभी आनंद जी से मैं पूछ रहा था तो आनंद जी ने बताया कि 2,50,000 अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के फॉर्म भरे हैं, और 2,50,000 कितनी बड़ी संख्या है, उसमें से 289 लोगों को ही चयन होने का अवसर है। तो इसमें जहां आप सबका परिश्रम है, आप सबकी मेहनत है, वहीं आप सबके माता पिता, आप सबके गुरुजन, और जिन्होंने भी आपको आगे बढ़ाने में योगदान दिया है, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। मैं इस अवसर पर उन सबका भी अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने अपने बच्चों को यहां तक पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज हम सब लोगों के लिए भी बड़े सौभाग्य की बात है, जहां आप लोगों को तो अत्यंत खुशी हो रही होगी कि आज आप सबको नियुक्ति पत्र मिलने जा रहे हैं। हम लोगों के लिए भी बड़ी आज खुशी की बात है कि हम राज्य के ऐसे कर्णधार, जिन्होंने आने वाले समय में अपनी बहुत बड़ी भूमिका राज्य और राष्ट्र के निर्माण में देनी है, उन सभी कर्णधारों को आज नियुक्ति पत्र सौंपने का सौभाग्य हम लोगों को ही प्राप्त हो रहा है। क्योंकि आप सब लोग अमृतकाल के सिपाही हैं, अमृतकाल के कर्मयोगी हैं, अमृतकाल के वो सहयात्री हैं। आने वाले 25 साल में हमारे प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न और संकल्प है कि भारत 2047 में जब हम आजादी की शताब्दी मना रहे होंगे, भारत उस समय विकसित भारत के रूप में हम सब उस स्वप्न को पूरा कर रहे होंगे, जो आज देखा जा रहा है। आज का ये अवसर आपके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है, बल्कि ये हमारे राज्य के उज्जवल भविष्य के लिए भी, उसकी नींव निर्धारण के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये 19 विभागों में 289 से अधिकारियों की जो नियुक्ति है, इससे निश्चित रूप से आदरणीय प्रेमचंद जी कहे थे कि इनका विभाग मजबूत होने वाला है। इनके विभाग के साथ साथ सारे विभाग हम सबके सारे विभाग सशक्त होने वाले हैं, सभी मजबूत होने वाले हैं, और इससे हमारे शासन को और इस व्यवस्था को एक नई गति मिलेगी, एक नई प्रगति मिलेगी और एक नई दिशा मिलेगी। मेरा हमेशा से मानना है कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तैयार करना, ये राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया है उसका एक भी अहम हिस्सा है। क्योंकि किसी भी देश के लिए उसके युवा ही उस राष्ट्र के निर्माण में, उस राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि 4 जुलाई 2021 को मुझे भी ये जो जिम्मेदारी मुख्य सेवक के रूप में मिली थी, और उसी दिन पहली कैबिनेट में ये संकल्प हमने लिया था, हम सब लोगों ने लिया था कि हम राज्य के अंदर
जितने भी हमारे पद रिक्तियां हैं उन सभी पदों को भरेंगे। और उस समय हमने संकल्प लिया था कि लगभग 24,000 नियुक्तियां उस समय रिक्त थी। लेकिन मुझे आज आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि इन 3 सालों में अब आनंद जी कितने 17,500 से ऊपर 17,500 से ज्यादा नियुक्तियां आज की तिथि तक संपन्न हुई। और ये केवल युवाओं को रोजगार प्रदान करने तक ही सीमित नहीं है। हम इस दिशा में बहुत गंभीर प्रयास कर रहे हैं कि इन जो परीक्षाएं हैं, ये परीक्षाएं सभी पारदर्शी तरीके से हों, निष्पक्ष तरीके से हों और जो योग्यता, क्षमता और प्रतिभा वाले हमारे प्रतिभावान प्रतिभागी हैं, उन सबको चयन का अवसर मिले। और मैं सच बताऊं तो इस बार जो पीसीएस परीक्षा का जो हमारा परिणाम आया, उस परिणाम के बाद मैं प्रदेश के अंदर अधिकांश जिलों में मैं जा चुका हूं और कोई जिला मुझे ऐसा नहीं मिल रहा है जिस जिले में 10 से कम लोग सेलेक्ट हुए हैं। 10 से अधिक संख्या है हर जिले की। और जब उनके माता पिता मिलते हैं और वो धन्यवाद देते हैं सरकार का, तो मैं कहता हूं कि धन्यवाद मेरा, मेरे सहयोगियों का तो जो है हमारा योगदान है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का है, जिन्होंने हमको ये अवसर दिया कि राज्य के इतिहास में जो एक परिपाटी थी, एक मिथक था, उस मिथक को बदला और हमको सेवा करने का अवसर मिला। जो हमारा संकल्प था, उस संकल्प को उन्होंने रुकने नहीं दिया। अनवरत रूप से उस संकल्प को आगे बढ़ाने का हमने काम किया। आप सभी को भली बात याद होगा कि पहले किस प्रकार से धांधलियां हुआ करती थी, किस प्रकार से पेपर लीक होते थे, पेन ड्राइव पे नकल होती थी, क्वेश्चन बैंक बाहर आ जाया करता था, बड़े बड़े नकल माफिया उस पर हावी होते थे और हमारे नौजवान युवा भाई बहनों का उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता था। गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों का हक मारा जाता था, उनकी योग्यता, प्रतिभा, क्षमता के साथ अन्याय होता था और योग्य जो उम्मीदवार थे उनको अवसर नहीं मिलते थे, जो प्रतिभाएं थी उनका आदर नहीं होता था। भाइयों बहनों, हमने इस सभी प्रक्रिया को बदला। भर्ती प्रक्रियाओं में एक लंबा अंतराल लगता था और इस देरी का फायदा उठाकर जो भ्रष्टाचारी थे, रिश्वतखोर थे, वो अपना खेल खेलते थे। इसी कलंक को मिटाने के लिए हमने राज्य में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया और भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने के लिए कानून को इतना सख्त किया कि अब कोई भी नकल माफिया, कोई भी भ्रष्टाचारी अब हमारे युवाओं के साथ, नौजवानों के साथ और गरीब माता पिता के बेटे और बेटियां जो प्रतिभा और योग्यता रखते हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कतई नहीं कर पाएगा। किसी भी कीमत उनके साथ खिलवाड़ नहीं होगा। आज आपको नियुक्ति पत्र के साथ ही आज का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हम लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि एक साथ इतने होनहार, इतने युवा, हमारे युवा नवोदित उदयमान, यही पांडे जी, ऐसे अधिकारियों को आज हम नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। तो एक बड़ी जिम्मेदारी आज आप सबको मिल रही है, क्योंकि आज से आप सभी प्रदेश में सरकार और जनता के बीच में एक प्रमुख कड़ी के रूप में काम करने वाले हैं। उसकी एक शुरुआत करने जा रहे हैं। और कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे, किसी के मन में जरूर आया होगा, मैं इसमें हाथ उठाने के लिए नहीं कहूंगा क्योंकि कोई हाथ नहीं उठाएगा, कि अब तो हमारा चयन हो गया है, अब तो हमारा काम पूरा हो गया है। आ जरूर रहा होगा मन में, अभी नहीं आ रहा होगा तो कभी अचेतन मन में आ जा रहा होगा कि अरे सेशन हो गया, अब तो पीसीएस अधिकारी बन गए, अब तो इस विभाग के अधिकारी बन गए, अब तो पुलिस उपाधीक्षक बन गए, कहीं कुछ और बन गए। लेकिन मैं आपसे बहुत विनम्रता पूर्वक ये कह रहा हूं कि अब आपका काम समाप्त नहीं हुआ है, अब आज से आपका काम शुरू हो रहा है, आपकी नई जिम्मेदारी शुरू हो रही है। क्योंकि कोई डिप्टी कलेक्टर, कोई पुलिस उपाधीक्षक, कोई कारागार उपाधीक्षक और हमारे प्रेमचंद अग्रवाल जी ने बताया कि उनके विभाग में भी अनेक पदों पर जो नियुक्तियां होने जा रही हैं, उन सभी महत्वपूर्ण पदों पर आप सब लोग आसीन होने जा रहे हैं। वित्त अधिकारी हैं,
और दिल्ली से खबर आ रही है। दिल्ली से आपको ये खबर बता देते हैं, जहां पर चुनाव आयोग आज तकरीबन 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। तो दिल्ली से खबर बता रहे हैं, चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। 3:30 बजे का वो समय होगा। आज महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव का ऐलान भी होगा और यूपी उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान होगा। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर के आज घोषणा हो सकती है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तारीख का भी ऐलान हो जाएगा। तो चुनाव आयोग आज 3:30 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और आज महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव को लेकर के भी ऐलान होगा। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर के भी तारीखों का भी ऐलान होगा। और आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों को लेकर के उपचुनाव भी होना है। तो दिल्ली से आपको खबर बता रहे हैं, इस वक्त महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले चुनाव को लेकर के भी तारीखों का ऐलान होगा। और 3:30 बजे के करीब इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और इसी के साथ ही साथ महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव को लेकर के, झारखंड में होने वाले चुनाव को लेकर के जानकारी भी दी जाएगी। साथ ही तारीख का भी ऐलान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में भी होने वाले उपचुनाव को लेकर के भी जानकारी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में चूंकि 10 विधानसभा सीटों को लेकर के चुनाव होना है और इसके लिहाज से भी तारीखों का ऐलान होगा। तो लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में कब आखिर होगा उपचुनाव, लेकिन अब चूंकि देखा जा रहा है कि खुद इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है 3:30 बजे और उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर के भी तारीख का ऐलान कर सकता है। और जनपद बहराइच के महाराजगंज में प्रतिमा विसर्जन के दौरान विशेष समुदाय के युवक के द्वारा की गई फायर मग में मारे गए राम गोपाल मिश्र के परिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर मिलने के लिए भी बुलाया है। मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे मृतक की मां, पत्नी और पिता का कहना है कि हम मुख्यमंत्री से मिलकर उचित कार्रवाई की मांग करेंगे। इसी के साथ ही साथ परिजनों ने यह भी कहा कि जिस तरह से उनके बेटे को गोली मारी गई है, ऐसे में आरोपियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाए, उनका एनकाउंटर किया जाए। बीते 13 अक्टूबर को प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए बवाल में विशेष समुदाय के द्वारा चलाई गई गोली से राम गोपाल की हत्या की गई थी। आपको ये भी बता देते हैं कि उपद्रव को शांत कराने के लिए महाराजगंज में बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया। शासन से भेजे गए पुलिस के आला अधिकारी घटना स्थल की पल पल की जो निगरानी भी ले रहे थे। फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था भी कायम है। तो लेकर आए तो उतना तो ध्यान हमें था नहीं कि हम पता करें, उसका नब्ज चेक करें। हम डॉक्टर तो है नहीं, हमें उसे उठाकर किसी तरह अस्पताल तक पहुंचाना था। उसके लिए भी तो कोई हेल्प करने वाला प्रशासन वहाँ मिला नहीं। रोते रहे, बिलखते रहे रोड पर। हम कोई गाड़ी देने वाला नहीं था वहाँ जो उसको किसी तरीके से लेकर हम पहुँचे। वो भी लेट हुआ, आधे घंटे 1 घंटे वो भी लेट हुआ। इसी तरीके से हम अपने बाइक पर लेकर उसको पहुँचे हैं सिटी अस्पताल तक। तो वहाँ लेकर पहुँचे तो वहाँ डॉक्टरों ने उसे घोषित कर दी। शायद अगर कुछ साधन हमें मिल जाता, हम आधे घंटे पहले पहुँच जाते, तो शायद आज ये नहीं होता। वहाँ पहुँच करके हमको मांगे जो नहीं हुए हैं कि हम उनसे मुलाकात कर पाए, अपनी दाद फरियाद कहा जो उनका तकलीफ है, हमारा लड़का मारा गया है, उसके विषय में हाल कुछ समझ में आई तो कहा। और कुछ दुख साझा करेंगे? हाँ, दुख कहा जब तक कोई हमारे आत्मा में हाँ हुई तो सब कहा। हत्यारे के लिए क्या करेंगे? हत्यारे के लिए दंडित किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीड़ित परिवार से मिलने की इच्छा जाहिर की है। इससे स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि उनकी संवेदनशीलता है, उनके प्रति, परिवार के प्रति संवेदनशीलता है। और जो कृत्य हुआ है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो भी जिम्मेदार लोग होंगे, किसी भी पक्ष के हों, अधिकारी हों, कोई भी हो, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और कार्रवाई हमारे ख्याल से कल दोपहर के बाद से स्थिति को सामान्य हुई है।
अब कार्रवाई शुरू होगी। और राजधानी लखनऊ से इस वक्त खबर आ रही है जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास की ओर धरना और इसी के साथ ही साथ एम्बुलेंस कर्मी ब्रजेश पाठक के आवास के बाहर धरने पर बैठे हैं कर्मचारी और इसी के साथ ही 108 और 102 में सेवा देने वाले सैकड़ों कर्मचारी धरने पर बैठे हैं और एम्बुलेंस चालक टेक्नीशियन धरने पर बैठे हुए हैं। 2012 से 2021 तक एम्बुलेंस में सेवा के कर्मचारियों का धरने पर बैठे हैं और इसी के चलते 2021 से 9000 कर्मचारियों को निकाल दिया गया था, जिसका विरोध किया जा रहा है। कर्मचारी निजी कंपनी GVK ने नौकरी से निकाल दिया था। कर्मचारियों को देखा जा रहा है कि 3 सालों से नौकरी से अचानक निकालने का विरोध भी अब कर्मचारी करते नजर आ रहे हैं। तो कई बार डिप्टी सीएम और अन्य मंत्रियों से भी मुलाकात कर चुके हैं और अब तक किसी भी मांगों को लेकर सुनवाई नहीं हुई है, जिसके चलते ये जो कि विरोध प्रदर्शन है वो भी देखा जा रहा है। पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर इको गार्डन कर्मचारियों का प्रतिनिधि मंडल ब्रजेश पाठक के आवास पर मिलने भी गया था। तो कर्मचारियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन देखा जा रहा है। एम्बुलेंस कर्मी ब्रजेश पाठक के आवास पर धरने पर बैठे हैं। शिवा शर्मा इसी खबर पर है। शिवा, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है जो एम्बुलेंस कर्मचारी है हमेशा से प्रदर्शन करते रहे हैं, अपनी मांगों को उठाते रहे हैं, बावजूद इसके एक लंबा अरसा बीत गया है लेकिन सुनवाई नहीं हुई है, जिसको लेकर आज फिर प्रदर्शन देखा जा रहा है। बिल्कुल, लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आवास है राजभवन कॉलोनी में और आज सुबह तकरीबन 400 की संख्या में 108 और 102 में जो कार्यरत कर्मचारी हैं, जो एम्बुलेंस चालक हैं, टेक्नीशियन हैं, वो आज धरने पर बैठ गए थे और उनका आरोप था कि 2012 से लेकर के 21 तक एम्बुलेंस में उन्होंने सेवाएं दी हैं बतौर टेक्नीशियन और एम्बुलेंस के चालक पद पर, और 2021 में वो तकरीबन 9000 कर्मचारियों को एक निजी कंपनी जो इस पूरी एम्बुलेंस को चलाती है GVK, उसने 9000 कर्मचारियों को अचानक से बाहर निकाल लिया था, जिनके उनके रोजगार पर संकट आ गया था। और इस बात को लेकर के वो ब्रजेश पाठक जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे तब भी वो उनसे मुलाकात कर रहे थे और तमाम जो अन्य मंत्री हैं यूपी सरकार ने उनसे भी मुलाकात की थी, लेकिन सबने आश्वासन दिया था और किसी तरीके का कोई ठोस नतीजा नहीं निकला था कि उनकी नौकरी उनको वापस मिलेगी। और इसी बात को लेकर के वो आज सुबह ब्रजेश पाठक के आवास में पहुंचे थे, लेकिन इतनी संख्या में अचानक से एक साथ पहुंचना तो पुलिस भी के लिए भी थोड़ा बहुत कठिन समय हो गया था। तो पुलिस ने तमाम जो कर्मचारी थे, एम्बुलेंस कर्मचारी और टेक्नीशियन, उन सभी को, ज्यादातर लोगों को वहां से हटा करके जो अस्थायी धरना स्थल है इको गार्डन वहां भेज दिया है और 5 लोगों का जो डेलीगेशन है उन कर्मचारियों का, उनको ब्रजेश पाठक से मिलवाने के अंदर भेज दिया है। तो जरूर ब्रजेश पाठक भी इस बार समस्या का जो समाधान है उसको निकालने का जो हल है उसका एक दावा करेंगे, उन लोग से बात करेंगे, लेकिन निकलने के बाद ये जरूर मालूम होगा कि आखिरकार आश्वासन मिला कि 3 साल की तरीके इस बार भी एक तरीके से अधिकारी उनको या जो मंत्री हैं उनको सिर्फ आश्वासन तक ही रह जाते हैं, क्योंकि इनका साफ तौर से कहना है कि सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, तो उससे रोजगार पर भी संकट है और उनकी जो जीवन शैली है, जो उनका जीवन आचरण है, उसको भी चलाने में वो बहुत ज्यादा असमर्थ है। बिल्कुल शिवा, और देखा ये भी जा रहा है कि अभी तक वो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या अभी तक कोई मंत्री या कोई जनप्रतिनिधि उनसे मिलने पहुंचा है? देखिए, जो सभी लोग बाहर पहुंचे थे, जो कर्मचारी थे, एम्बुलेंस कर्मचारी, उन सभी में से तकरीबन 350 लोगों को पुलिस तो वहां से हटा ली गई थी, लेकिन कुछ कर्मचारियों का जो डेलीगेशन था वो अंदर ब्रजेश पाठक से मिलने गया था और अपनी बात की समस्या को लेकर के दोबारा दोहराने गया था। तो अभी जब डेलीगेशन बाहर आएगा तो जरूर बताएगा कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से उनकी किन बातों पर, किन शर्तों पर बातचीत हुई है और उन्होंने क्या आश्वासन दिया है। तो थोड़ा रुकने की जरूरत है, डेलीगेशन जब निकलेगा तो बताएगा कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से उनकी क्या कुछ इस तकलीफों को लेकर के बातें हुई है। बिल्कुल शिवा, पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। राजधानी लखनऊ से एक खबर आपको बता रहे हैं जहां पर निजी कंपनी को लेकर के एम्बुलेंस कर्मचारी जो भी है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर के भी प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास के बाहर ये प्रदर्शन किया जा रहा है और कई बार डिप्टी सीएम और अन्य मंत्रियों से भी मुलाकात कर चुके हैं एम्बुलेंस कर्मचारी, लेकिन अभी तक उनकी मांगों को लेकर किसी भी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई है, ऐसा कर्मचारियों का कहना है।
और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और इसी बीच आ रही है प्रयागराज से खबर, जहां पर महाकुंभ को लेकर के रेलवे प्रशासन योजना की तैयारी में जुटा हुआ है और श्रद्धालुओं के लिए प्रतिदिन 10 लाख टिकट भी जारी होंगे। श्रद्धालुओं के लिए लगभग 900 विशेष गाड़ियों का संचालन भी किया जाएगा। आवश्यकता पर देखा जाएगा कि अतिरिक्त गाड़ियों का संचालन भी संभव है। यात्रियों की भीड़ नियंत्रण जैसे विषयों को लेकर के तैयारी तेज कर दी गई है। कुंभ से संबंधित परियोजनाओं का कार्य एडवांस स्टेज पर सभी कार्यों को नवंबर 2024 तक पूरा भी कर लिया जाएगा। इसी के साथ ही साथ रेलवे प्रयागराज से वाराणसी रूट की डबलिंग का कार्य भी जारी है, जिसमें झूसी में एक नए रेल पुल का निर्माण भी शामिल है। फाफामऊ जंघई रूट की डबलिंग का कार्य भी किया जा रहा है। तो सभी कार्यों को नवंबर 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। और इसी के साथ ही रेलवे कर्मचारी जो कि देखा जा रहा है, रेलवे प्रयागराज से वाराणसी रूट तक की जो कि तैयारियां हैं वो भी देखी जा रही है। सभी कार्यों को नवंबर 2024 तक की पूरा करने का भी टारगेट रखा गया है। हालांकि देखा जा रहा है कि रूट की डबलिंग का जो कार्य है वो भी जारी है और इसमें से झूसी में एक नए रेल पुल का भी निर्माण शामिल है, जिसमें से फाफामऊ जंघई रूट की डबलिंग का कार्य भी किया जा रहा है। अमरोहा से खबर आ रही है। अमरोहा से आपको एक खबर बता देते हैं, जहां पर कार से भिड़ी रॉन्ग साइड से आ रही बाइक और बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है और मौका देख करके कार चालक मौके से फरार भी हो गया है। गजरौला क्षेत्र के नेशनल हाईवे का ये मामला बताया जा रहा है। अमरोहा से एक खबर, कार से भिड़ी है रॉन्ग साइड से आ रही बाइक और बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। अमरोहा से एक खबर है, जहां पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेज दिया है और एक सड़क दुर्घटना देखी जा रही है, जिसकी चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हो गई है। और बताया जा रहा है कि बाइक सवार गलत दिशा की ओर आ रहा था, जिसके चलते सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया। तो पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अमरोहा से आपको ये खबर बता रहे हैं। मौका देखकर के कार चालक भी फरार हो गया है। तो कार से भिड़ी रॉन्ग साइड से आ रही बाइक और बाइक सवार युवक की ही मौके पर ही मौत हो गई है। और सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वही जो कार चालक है वो मौके से फरार हो गया है। आपको ये जो खबर है अमरोहा से बता रहे हैं, इस वक्त बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इसी के साथ ही साथ आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मिर्जापुर से खबर है, जहां पर देखा जा रहा है कि लोगों ने दुकानों में भीषण आग लगाई है। दीपनगर बाजार के आधा दर्जन दुकानों में आग लगी है। दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए धरने पर बैठे हैं दुकानदार और पुलिस व तहसील प्रशासन घटनास्थल पर मौजूद है। तो दीपनगर बाजार की यह घटना है और संत नगर थाने के दीपनगर बाजार का मामला बताया जा रहा है। दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग भी की जा रही है। पुलिस और तहसील प्रशासन घटनास्थल पर मौजूद है। तो दीपनगर बाजार के आधा दर्जन दुकानों में आग लगी है और दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए दुकानदार जो कि धरने पर बैठे हैं। तो मिर्जापुर से आपको एक खबर बता रहे हैं, लोगों ने दुकानों में भीषण आग लगा दी है और दीपनगर बाजार के आधा दर्जन से ज्यादा दुकानों में आग लगी है। दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए
विरोध भी दुकानदारों का देखा जा रहा है, धरने पर बैठे हैं और पुलिस व तहसील प्रशासन घटनास्थल पर मौजूद है। संत नगर थाने के दीप बाजार बताया जा रहा है कि दीपनगर बाजार का ये मामला है, जहां पर कई दुकानों में भीषण आग लगाई गई है। और इसी के साथ ही साथ देवबंद से खबर है। देवबंद से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर 315 के तमंचे के साथ युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। खबर आपको बता रहे हैं देवबंद से। तीन 315 के तमंचे के साथ युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। युवक तमंचे के साथ वीडियो बना रहा था। आरोपी युवक का नाम अनीश तिल्ली बताया जा रहा है। वीडियो के आधार पर पुलिस आरोपी की जांच में जुटी है और पहले भी अवैध हथियारों के साथ युवक बनाते रहे हैं वीडियो। युवक में अवैध हथियारों के साथ वीडियो बनाने का क्रेज भी देखा जा रहा है। आखिर युवाओं के पास कहां से पहुंच रहे हैं अवैध हथियार, ये बड़ा और गंभीर सवाल बना हुआ है। तो देवबंद से ये खबर आपको बता रहे हैं, 315 के तमंचे के साथ युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। युवक तमंचे के साथ वीडियो बनाता नजर आ रहा है। साथ ही साथ आरोपी युवक का नाम अनीश तेली बताया जा रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस भी आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। और गंभीर सवाल उठते हैं कि आखिर ये अवैध तमंचे युवकों के पास कहां से आ रहे हैं। युवकों में अवैध हथियारों के साथ वीडियो बनाने का जो कि क्रेज है वो देखा जा रहा है। आखिर इनके पास इतने जो अवैध हथियार हैं कहां से आ रहे हैं, गंभीर मुद्दा बना हुआ है। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजधानी लखनऊ से ये खबर आ रही है, जहां पर मिड डे मील में छात्र खाएंगे गजक और रामदाना लड्डू। प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में मध्याह्न भोजन का निर्णय लिया गया है और इसी के साथ ही प्राधिकरण की प्रबंध जो करनी समिति है उस पर देखा जा रहा है। बैठक में ये निर्णय लिया गया है। 50 ग्राम भुना हुआ चना भी हर छात्र को दिया जाएगा। योजना के तहत सभी छात्रों को अतिरिक्त न्यूट्रिशियन मिलेगा और 20 ग्राम मात्रा में मूंगफली की चिक्की एक दिन दिया जाएगा। गुड़, तेल और मूंगफली की गजक, रामदाना, बाजरे का लड्डू भी दिया जाएगा। तो मध्याह्न भोजन के लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी। योजना के अनुरूप ये कार्य किया जाएगा और लगभग 95 करोड़ रुपए खर्च भी होगा। 57 करोड़ रुपए केंद्र अंश और 38 करोड़ रुपए राज्यांश शामिल है। तो प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में ये निर्णय लिया गया है और प्राधिकरण की प्रबंध करनी समिति की बैठक में निर्णय लिया गया है। तो 50 ग्राम भुना हुआ चना भी हर छात्र को दिया जाएगा। साथ ही साथ देखा यह भी जा रहा है कि योजना के तहत सभी छात्रों को अतिरिक्त जो न्यूट्रिशन है, पोषक तत्व हैं बच्चों में उपलब्ध कराने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी, जिसका आधा अंश देखा जा रहा है कि केंद्र की ओर से होगा और कुछ अंश राज्यांश की मतलब राज्य सरकार की ओर से किया जाएगा, जिससे 95 करोड़ रुपए का खर्च होगा। और इस खर्च में देखा जा रहा है कि कुछ जो भाग है केंद्र सरकार की ओर से होगा और कुछ भाग राज्य सरकार की ओर से होगा। तो प्राधिकरण की प्रबंध करनी समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है और 50 ग्राम भुना हुआ चना भी हर छात्र को दिया जाएगा। तो छात्रों को अतिरिक्त पोषक तत्व देने के लिए निर्णय लिया गया है। 20 ग्राम की मात्रा में मूंगफली की चिक्की भी दी जाएगी। गुड़, तिल, मूंगफली की गजक, रामदाना, बाजरे का लड्डू भी दिया जाएगा। और ये सारा जो प्रबंध है दोपहर के भोजन में शामिल किया जाएगा। राजधानी लखनऊ से आपको ये खबर बता रहे हैं
यूपी सरकार और केंद्र सरकार की ओर से ये अहम निर्णय लिया गया है। ये अहम कदम देखा जा रहा है। प्राधिकरण की प्रबंध करनी समिति की बैठक में ये निर्णय लिया गया है। 50 ग्राम भुना हुआ चना भी छात्र को दिया जाएगा। तो मध्याह्न भोजन में योजना पर लगभग 95 करोड़ रुपए खर्च होंगे। साथ ही साथ राजधानी लखनऊ से एक खबर, मिड डे मील में छात्र खाएंगे गजक और रामदाना लड्डू। और राजधानी लखनऊ से खबर है जहां पर दबंगों ने BMW कार को आग के हवाले कर दिया है। देर रात घर के बाहर खड़ी कार को दबंगों ने जलाया है और पीड़ित युवक ने मामले की जो पुलिस को सूचना भी दी है। कार में आग लगाने का सीसीटीवी वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। तो जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया है शख्स कार के आसपास कुछ देर तक खड़ा भी रहा व्यक्ति, कार का शीशा तोड़ा और सीट पर पेट्रोल डाल करके आग लगा दी। तो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। गाजीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सर्वोदय नगर का ये मामला बताया जा रहा है। खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से खबर, दबंगों ने BMW कार को आग के हवाले कर दिया और ये सीसीटीवी फुटेज की तस्वीर सामने आई है। पीड़ित युवक ने मामले की सूचना पुलिस को दी है और आग पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी है। कार में आग लगने का सीसीटीवी जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज में वो शख्स दिखाई दिया है। तो पहले तो कार का शीशा तोड़ा, फिर सीट पर पेट्रोल डाला और आग लगा दी। गाजीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बताया जा रहा है कि सर्वोदय नगर का ये मामला बताया जा रहा है। आग क्यों लगाई है, क्या कारण रहा, क्या रंजिश थी, किसी तरह की अभी पुष्टि नहीं हो सकी है। फिलहाल पुलिस जो की है जांच पड़ताल कर रही है, पता लगाने की कोशिश भी कर रही है। राजधानी लखनऊ से खबर है जहां पर नगर निकाय के लिए नई विज्ञापन नीति तैयार की जा रही है और प्रमुख सचिव नगर विकास ने जारी की है अंतरिम अधिसूचना। और अब घरों पर लगने वाले छोटे बोर्ड पर भी देय होगा शुल्क। तो खबर बता रहे हैं आपको इस वक्त, अब घरों पर लगने वाले छोटे बोर्ड पर भी देय होगा शुल्क। छोटे बोर्ड पर भी वसूल किया जाएगा विज्ञापन शुल्क। छुट्टी के दिन किए जाने वाले प्रचार पर वसूला जाएगा शुल्क और मेला उत्सव और जादू शो आदि के प्रचार पर भी शुल्क लिया जाएगा। तो अभी नगर निगम नहीं वसूल रहा है विज्ञापन का शुल्क, लेकिन आने वाले समय में भी ये शुल्क देना होगा, देय होगा। फिलहाल नगर विकास विभाग ने मांगी है आपत्तियां और नियमावली 2024 के प्रारूप पर भी आपत्तियां मांगी हैं। तो नियमावली 2024 लागू होने पर लेनी होगी अनुमति और सीमा स्थित भवनों, पुल और मार्ग व ट्री गार्ड की भी अनुमति लेनी होगी। FOB, विद्युत व टेलीफोन खंभों की भी जो स्वीकृति है वो लेनी पड़ेगी। दीवारों की पोस्टिंग भी, जो पेंटिंग है, पेंटिंग के विज्ञापन की जद में भी शामिल किया गया है, जो कि देखा जा रहा है कि जिस तरह से दीवारों में भी विज्ञापन की जो पेंटिंग की जाती है वो भी इसकी जद में शामिल है और इसका भी शुल्क देय होगा। रायबरेली से खबर है जहां पर देखा जा रहा है कि कोतवाल समेत 12 पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। 11 अन्य लोगों पर भी गंभीर धाराओं पर मुकदमा दर्ज किया गया है। खबर इस वक्त की रायबरेली से आपको बता रहे हैं। तो 11 अन्य लोगों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। गंभीर धाराओं में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। कोर्ट के आदेश पर देखा जा रहा है कि कुल 23 लोगों पर
केस दर्ज किया गया है और तत्कालीन कोतवाल संजय त्यागी पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। तो मामले में जबरन जमीन पर कब्जा करवाने का आरोप था और साथ ही छेड़छाड़ और अपमानित करने का भी आरोप लगा। सलोन कोतवाली में दर्ज हुआ है मुकदमा और सीईओ सलोन ने मुकदमा दर्ज होने की भी जानकारी दी है। तो खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको रायबरेली से, जहां पर सलोन कोतवाली में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। तो जमीन कब्जाने का आरोप है, साथ ही छेड़छाड़ का भी आरोप है। तो 11 अन्य लोगों पर भी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और कोर्ट के आदेश पर 23 लोगों को इसकी जद में शामिल किया गया है। 23 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तो खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको रायबरेली से। कोतवाल समेत 12 पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है और ये जो केस है जमीन कब्जाने को लेकर के है, छेड़छाड़ के आरोप को लेकर के केस दर्ज किया गया है और इसकी जद में 23 लोग शामिल हैं। तो तत्कालीन कोतवाल संजय त्यागी पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले में जबरन जमीन पर कब्जा करवाने का आरोप भी था, साथ ही छेड़छाड़ और अपमानित करने का भी आरोप है। और इस बात की जो जानकारी है सीईओ सलोन ने दी है। 12 पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है कोतवाल समेत और 11 अन्य लोगों पर भी गंभीर धाराओं में ये केस दर्ज किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की रायबरेली से खबर है। तो मामले में जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने का आरोप है, छेड़छाड़ के साथ अपमानित करने का भी आरोप है। क्योंकि ये कार्रवाई देखी जा रही है सलोन कोतवाली में बड़ी संख्या में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। तकरीबन 23 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। अवैध रूप से जमीन कब्जा करने का आरोप है, साथ ही छेड़छाड़ का भी आरोप है, अपमानित करने का भी आरोप है। तो कई जो आरोप हैं वो भी देखे जा रहे हैं और आरोपों के आधार पर ये केस दर्ज किया गया है। और सीधा चलते हैं भारत मंडपम, जहां पर पीएम मोदी क्या कुछ कह रहे हैं पहले आपको सुना देते हैं। भारत आज टेक्नोलॉजी लीडरशिप में महिलाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा अवसर बना रही है। आपने सरकार के नमो ड्रोन दीदी कार्यक्रम के बारे में जरूर सुना होगा। ये खेती में ड्रोन क्रांति को बढ़ावा देने वाला कार्यक्रम है। इस अभियान को भारत के गांवों की महिलाएं लीड कर रही हैं। डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट्स को घर घर पहुंचाने के लिए भी हमने बैंक सखी प्रोग्राम चलाया। यानी महिलाओं ने डिजिटल अवेयरनेस प्रोग्राम को भी लीड किया। हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर, मैटरनिटी और चाइल्ड केयर में भी आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स का बहुत बड़ा रोल है। आज ये वर्कर्स
टैब्स और एप्स के माध्यम से इस पूरे काम को ट्रैक करती है। महिलाओं के लिए हम महिला ई हार्ट कार्यक्रम भी चला रहे हैं। ये विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। यानी आज गांव-गांव में भारत की महिलाएं ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं जो अकल्पनीय है। आने वाले समय में हम इसका दायरा और बढ़ाने वाले हैं। मैं उस भारत की कल्पना कर रहा हूं जहां हर बेटी एक टेक लीडर हो। फ्रेंड्स, भारत ने अपनी G20 प्रेसिडेंसी के दौरान एक गंभीर विषय दुनिया के सामने रखा था। इस विषय को मैं WTSA जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म के सामने भी रखना चाहता हूं। ये विषय है डिजिटल टेक्नोलॉजी के ग्लोबल फ्रेमवर्क का, ग्लोबल गाइडलाइंस का। अब समय आ गया है कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को ग्लोबल गवर्नेंस के लिए इसके महत्व को स्वीकारना होगा। टेक्नोलॉजी के लिए वैश्विक स्तर पर डूज एंड डोंट्स बनाने होंगे। आज जितने भी डिजिटल टूल्स और एप्लीकेशंस हैं वो बंधनों से परे हैं, किसी भी देश की बाउंड्री से परे हैं। इसलिए कोई भी देश अकेले साइबर थ्रेट से अपने नागरिकों की रक्षा नहीं कर सकता। इसके लिए हमें मिलकर काम करना होगा। ग्लोबल संस्थाओं को आगे बढ़कर जिम्मेदारी उठानी होगी। हम जानते हैं, हमारा अनुभव, जैसे हमने एविएशन सेक्टर के लिए एक ग्लोबल रूल्स एंड रेगुलेशन का फ्रेमवर्क बनाया है, वैसे ही फ्रेमवर्क की जरूरत डिजिटल वर्ल्ड को भी है। और इसके लिए WTSA को और अधिक सक्रियता से काम करना होगा। मैं WTSA से जुड़े हर सदस्य को से कहूंगा कि वो इस दिशा में सोचें कि कैसे टेलीकम्युनिकेशन को सभी के लिए सेफ बनाया जाए। इस इंटरकनेक्टेड दुनिया में सिक्योरिटी किसी भी तरह से आफ्टर थॉट नहीं हो सकती। भारत के डेटा प्रोटेक्शन एक्ट और नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी एक सेफ डिजिटल इकोसिस्टम बनाने के प्रति हमारे कमिटमेंट को दिखाते हैं। मैं इस असेंबली के सदस्यों से कहूंगा, आप ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाएं जो इंक्लूसिव हो, सिक्योर हो और भविष्य के हर चैलेंज के लिए एडेप्टेबल हो। आप एथिकल AI और डेटा प्राइवेसी के ऐसे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बनाएं जो अलग अलग देशों की डाइवर्सिटी का भी सम्मान करें। साथियों, ये बहुत जरूरी है कि आज के इस टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन में हम टेक्नोलॉजी को ह्यूमन सेंट्रिक डायमेंशन देने का निरंतर प्रयास करें। हम पर ये जिम्मेदारी है कि ये रिवॉल्यूशन रिस्पॉन्सिबल। और इसी बीच आ रही है चंडीगढ़ से खबर। चंडीगढ़ से आपको एक खबर बता देते हैं। चंडीगढ़ से आपको एक खबर बताने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी करेगी समीक्षा बैठक। चंडीगढ़ से आपको एक खबर बता रहे हैं जहां पर आप समीक्षा बैठक करेगी। प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता बैठक की अध्यक्षता करते नजर आएंगे। कुरुक्षेत्र अंबाला के विधानसभा की भी समीक्षा की जाएगी। और चंडीगढ़ से खबर आ रही है। चंडीगढ़ से आपको एक खबर बता देते हैं। पंजाब में पंचायत चुनाव के लिए मतदान। चंडीगढ़ से आपको एक खबर बता रहे हैं। बैलेट पेपर से मतदान किया जा रहा है।
और 19,110 पोलिंग स्टेशनों पर मतदान किया जा रहा है। शाम 4 बजे तक देखा जा रहा है, शाम 4 बजे के बाद मतगणना भी की जाएगी। चंडीगढ़ से आपको एक खबर बता रहे हैं, पंजाब में पंचायत चुनाव को लेकर के मतदान किया जा रहा है। बैलेट पेपर के जरिए मतदान किया जा रहा है और 19,110 पोलिंग स्टेशनों पर मतदान किया जा रहा है और शाम 4 बजे के बाद मतगणना भी, काउंटिंग भी की जाएगी। और चंडीगढ़ से खबर आ रही है, चंडीगढ़ से आपको एक खबर बता देते हैं। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के बैठक की जा रही है। दोपहर करीब 12 बजे यानी कि अब से थोड़ी ही देर बाद हरियाणा निवास पर यह बैठक की जाएगी। कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायाब सैनी भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली भी इसमें मौजूद रहेंगे। दोपहर करीब 12 बजे यानी कि अब से कुछ ही देर बाद हरियाणा निवास पर यह बैठक की जानी है और कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी बैठक करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन बडौली भी मौजूद रहेंगे। तो मोहन लाल बडौली भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। बैठक में बीजेपी के कई बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।